4 फरवरी 2026 रात के 2:15 पे गाजियाबाद यूपी का भारत सिटी सोसाइटी। इस बिल्डिंग के नीचे रहने वाले लोग रोज की तरह अपने अपने घरों में थे। तभी अचानक उन्हें एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ऊपर से नीचे गिरी हो। आवाज सुनते ही कुछ लोग तुरंत अपनी बालकनी की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और नीचे टॉर्चेस जलाकर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीचे का जो मंजर उन्हें दिखता है वो बहुत ही हॉरिफिक और डिस्टर्बिंग था। 3 लड़कियां जिनकी उम्र महज 12, 14 और 16 साल थी, वो बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से नीचे गिर चुकी थी। और सबसे दुख की बात ये थी कि उन तीनों की स्पॉट डेथ हो जाती है। एक व्यक्ति ने ये सब होते हुए लाइव देखा था, जो सामने की बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर रहता था। वो उस वक्त अपने बालकनी में खड़ा था। पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब पुलिस बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर 907 में पहुंचती है तो वहां का मंजर और भी ज्यादा हॉरिफिक था। पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और दीवारों पर इंग्लिश और कोरियन स्क्रिप्ट में एक अजीब सी बात लिखी हुई थी, आई एम वेरी वेरी अलोन, मेक मी हार्ट ऑफ ब्रोकन। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस दर्दनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं तीनों बहनों के बारे में। सबसे बड़ी सिस्टर का नाम था निशिका, जिसकी उम्र 16 साल थी। वो काफी समझदार और रिस्पॉन्सिबल थी और अपनी दोनों बहनों को बहुत ज्यादा मानती थी। दूसरी बहन थी प्राची, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, जिसके बारे में परिवार ने पुलिस को बताया कि वो तीनों में सबसे ज्यादा लीडर टाइप थी और उसकी पर्सनैलिटी काफी स्ट्रांग थी। और सबसे छोटी सिस्टर थी पाखी, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जो बहुत मासूम थी और हर वक्त अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ ही रहती थी। ये तीनों बहनों में बहुत प्यार था। ये तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी। ये तीनों में बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग था। दोस्तों, अब इस केस का सबसे जरूरी डिटेल जो हम लोगों को समझनी चाहिए वो है इन लड़कियों का परिवार, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। बच्चियों के पिता का नाम था चेतन कुमार, जो एक स्टॉक और फॉरेक्स ट्रेडर थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चेतन कुमार की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां थीं। ये सब कैसे हुआ, इसे विस्तार से समझते हैं। चेतन कुमार की पहली शादी आज से 17 साल पहले सुजाता से हुई थी। इनसे इनका 9 साल का एक बेटा, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, और एक 16 साल की बेटी निशिका थी। शादी के शुरुआत में इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो समाज के प्रेशर में आकर चेतन ने सुजाता की ही अपनी बहन हीना से शादी कर ली। हीना से उनको 2 बेटियां हुई, एक का नाम प्राची था और दूसरे का नाम पाखी। उसके बाद चेतन ने एक तीसरी शादी टीना नाम की लड़की से की, जो मुस्लिम समुदाय से थी, और उनसे उनकी एक 3 साल की बेटी हुई। ये तीनों वाइफ एक ही घर में रहते थे और सब बच्चे भी एक साथ रहा करते थे। कुल मिलाकर 5 बच्चे और 3 वाइफ्स गाजियाबाद के एक छोटे से 2 BHK फ्लैट में साथ रहते थे। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड था, जहाँ इतने सारे लोग रहते थे। चेतन कुमार स्टॉक और फॉरेक्स का काम किया करते थे और आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये कितना रिस्क वाला बिजनेस है। इस काम में चेतन कुमार को काफी ज्यादा लॉस हो चुका था और पुलिस के मुताबिक एक ऐसी बात पता चली जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल चेतन कुमार के ऊपर लगभग 2 करोड़ का कर्ज हो चुका था। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए इतने बड़े कर्ज के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है और आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इतने बड़े कर्ज के दबाव में उनका परिवार किस तरह जी रहा होगा। इस मामले में कुछ रेसिडेंट्स ने पुलिस को बताते हुए ये कहा, चेतन कुमार बहुत परेशान रहते थे। स्टॉक मार्केट में हुई लॉस के बाद वो फाइनेंशियली बहुत टूट चुके थे। आए दिन उनके घर में झगड़े होते रहते थे, आए दिन अपने बच्चों को डांटा करते थे। फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण घर का माहौल बहुत ही टॉक्सिक हो चुका था। कर्ज इतना ज्यादा था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। बच्चों की स्कूल फी नहीं दे पा रहे थे और कभी कभी तो अपना घर का रेंट भी नहीं दे पाते थे। इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में उनकी 3 बेटियां भी थी, जो अपनी दुनिया में ही गुम थी। एक ऐसी दुनिया जो रियल नहीं बल्कि पूरी तरह वर्चुअल थी, एक कोरियन कल्चर की दुनिया। इनकी इस दुनिया की शुरुआत होती है कोविड लॉकडाउन से। 2020 में जब कोविड लॉकडाउन हुआ था तो पूरी दुनिया के बच्चे घर में लॉक हो गए थे। स्कूल बंद, प्लेग्राउंड बंद, बाहर जाना बंद, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा था। और यही वक्त था कि निशिका, प्राची और पाखी तीनों को मिला कोरियन कल्चर, और वो भी ऑनलाइन। दोस्तों, कोरियन कल्चर यानी के ड्रामा और के टीवीज काफी रोमांटिक और पॉपुलर होते हैं। के पॉप, कोरियन पॉप म्यूजिक, BTS, ब्लैक पिंक जैसे बैंड्स, कोरियन फैशन, फूड, लैंग्वेज, सब कुछ ये सब ग्लोबली बहुत पॉपुलर है। इसीलिए टीनेजर्स में, स्पेशली इंडिया में भी कोरियन कल्चर के लाखों फैंस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 3 लड़कियां कोरियन कल्चर में कम्प्लीटली इमर्स्ड हो गई थी। उन्होंने कोरियन नेम्स अडॉप्ट कर लिया था, मारिया, एलिजा और सिंडी,
सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था जो कम्प्लीटली कोरियन थीम था। उनके अपने फॉलोवर्स थे जो उन्हें कोरियन प्रिंसेस मानते थे। उन्होंने एक वर्चुअल आइडेंटिटी बनाई थी जो रियलिटी से बिल्कुल अलग थी। प्राची जो अपने आप को मारिया मानती थी, उसने एक बार अपने पिता से कहा, We are not Indians, we are Koreans. दोस्तों ये तीनों सच में बिलीव करते थे कि वे लोग इंडियंस नहीं बल्कि कोरियंस हैं। अब आते हैं उस चीज पर दोस्तों जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, कोरियन लव गेम या कोरियन लवर गेम। पुलिस ने बताया कि ये बच्चियां टास्क बेस्ड इंटरेक्टिव गेम्स खेल रही थी, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक गेम्स नहीं था दोस्तों जिसे कॉमनली ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेला जाए। ये एक ऑनलाइन रोल प्ले एक्सपीरियंस था, शायद व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या किसी वेबसाइट के थ्रू। रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये गेम भी ब्लू व्हेल चैलेंज की तरह काम करता था। टोटल 50 टास्क होते थे। 50 डेज तक डेली एक टास्क कंप्लीट करना होता था। एक वर्चुअल क्यूरेटर या ऑनलाइन बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टास्क देता था। 50 डेज तक डेली एक टास्क कंप्लीट करना होता है। डे 1 से डे 20 तक एक हार्मलेस और फन गेम होता है। कोरियन स्टाइल में चैट करना, रोमांटिक मैसेजेस भेजना, नॉर्मली सेल्फी शेयर करना, कोरियन वर्ड सीखना, K-पॉप सॉन्ग सुनना और शेयर करना, वर्चुअल लवर से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना। ये लगभग 1 से 20 दिन के बीच होता है। मिडिल टास्क जो कि डे 21 से डे 40 तक चलता है, ये थोड़ा रिस्की होता है। इस टास्क में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे रात को किसी आइसोलेटेड जगह पर चले जाना, पेरेंट्स को छुप के कुछ करना, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से दूर रहना, स्कूल या स्टडीज को इग्नोर करना, सिर्फ गेम पर फोकस करना। और फाइनल टास्क आता है जो कि डे 41 से डे 50 तक चलता है। ये काफी डेंजरस होता है। इसमें खुद को फिजिकली हार्म करना, जैसे कटिंग करना, बर्निंग करना, इसके अलावा सुसाइड प्लान्स बनाना, गुड बाय मैसेजेस लिखना। टोटल 50 टास्क और 50वें टास्क में एक फाइनल एक्ट करनी होती है जो होता है सुसाइड। दोस्तों ये गेम बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया हुआ होता है। साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि इस गेम से ट्रस्ट बिल्डिंग किया जाता है। पहले 15 से 20 दिन में ट्रस्ट बिल्ड होता है, टास्क इजी होते हैं और बहुत मजा आता है। इसमें इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं। एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बहुत केयरिंग लगता है। फियर और कंट्रोल होता है। जब प्लेयर बीच में रुकना चाहता है तब अजीबोगरीब थ्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर तुम गेम छोड़ दोगे तो तुम्हारी फैमिली को हार्म होगा, तुम्हारे सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे, तुम्हें चुना गया है लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। इस गेम के प्लेयर को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। प्लेयर को अपने रियल फैमिली और फ्रेंड से दूर कर दिया जाता है। धीरे धीरे वो कम्प्लीटली गेम की दुनिया में रहने लगते हैं। इस गेम में एक डोपामाइन लूप आता है। हर टास्क कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड मिलता है। वर्चुअल लवर उसकी तारीफ करते हैं, ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है और एडिक्शन को बढ़ाने लगता है। चेतन कुमार पुलिस को बताते हैं कि मेरी बेटियां ये गेम पिछले 2.5 से 3 साल से खेल रही थीं, कोविड लॉकडाउन के टाइम से। वो हमेशा कहती थीं, पापा वी वांट टू गो टू कोरिया, कोरिया इज आवर होम। मैंने सोचा था ये बस नॉर्मल टीनेज ऑब्सेशन है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना सीरियस हो जाएगा। दोस्तों 2.5 से 3 साल तक, इतने लंबे समय तक ये बच्चियां गेम के ट्रैप में फंसी हुई थी। तीनों लड़कियां 2020 के बाद कभी भी स्कूल नहीं गई। कोविड लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुले तब भी पेरेंट्स उन्हें स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझा। इसके कई सारे रीजंस थे दोस्तों। चेतन कुमार का फाइनेंशियल लॉस होना, जिसकी वजह से स्कूल का फी पेमेंट नहीं कर पाते थे। जब वो स्कूल करती थी तो स्कूल के दौरान उनकी बच्चियां फेल हो जाया करती थी क्योंकि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उन्हें एम्बैरेसमेंट फील होती थी। पढ़ाई लिखाई से उनका मन उठ चुका था। वो सिर्फ अपने कोरियन दुनिया में रहना चाहती थी। उनके लिए स्कूल से कोई मतलब नहीं रह गया था। तो 3 साल तक वो लड़कियां घर पर ही थीं, बाहर नहीं जाती थी, फ्रेंड्स नहीं थे, कोई सोशल कनेक्टिविटी नहीं थी। सोशल इंटरेक्शन लगभग जीरो हो चुके थे। सिर्फ था तो उनके पास उनका फोन और उनकी कोरियन दुनिया। इस घटना से 10 से 15 दिन पहले चेतन को ये मालूम होता है कि उनकी बेटियां सोशल मीडिया अकाउंट चला रही हैं। उस अकाउंट पर वो कोरियन नेम्स यूज कर रही थी, फोटोज डाल रही थी, फॉलोवर्स बढ़ रहे थे। चेतन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये सब गलत हो रहा है। गुस्से में आकर चेतन सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। लड़कियों के फोन को छीन लिया जाता है और वो लड़कियों को अपना फोन भी देना बंद कर देते हैं। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक चेतन कुमार ने अपने बच्चों से फोन इसलिए छीना क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग थी और उनको प्रीपेड मीटर का रिचार्ज करना था। तो एक तरफ दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो दूसरी तरफ चेतन ये सोच रहे थे कि ऐसा करके वो लड़कियों को सही रास्ते पर ले आएंगे और लड़कियां नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों उन्होंने बहुत गलत सोचा था। जब उनसे फोन छीना गया तो तीनों बच्चियां कंप्लीटली डिस्ट्रेस हो गई थी।
उनकी पूरी दुनिया उस फोन में थी। उनके वर्चुअल लवर्स, उनकी आइडेंटिटी, सब कुछ उस फोन में था और अचानक से सब कुछ छीन लिया गया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पिछले 10 से 15 दिनों से वो लड़कियां बहुत ही शांत रहने लगी थी। एक कमरे में खुद को लॉक कर दिया था और कभी बाहर नहीं निकलती थी। कई बार बच्चियां अपने पेरेंट्स से बहस करते हुए सुनाई देती थी। चेतन कुमार, जो फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुके थे, उन्होंने एक दिन अपनी बच्चियों से कहा, अगर तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। ये एक पिता की तरफ से अपनी बच्ची को दी जाने वाली एक छोटी सी धमकी थी। लेकिन जब बच्चियों ने ये बात सुनी तो वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। इन 3 बच्चियों में से एक बच्ची, जिसका नाम प्राची था, उसने अपने पिता से जवाब में कहा कि हम लोग इंडियंस नहीं हैं, हम लोग कोरियंस हैं, हम लोग शादी नहीं करेंगे। सोचिए दोस्तों, कितना डीप था उनका ये डिल्यूजन। वो सच में मानती थी कि वो कोरियंस हैं और इंडिया में वो कभी शादी नहीं करेंगी। पुलिस ने उस कमरे से 8 से 9 पेज की एक डायरी रिकवर की। उस डायरी में बहुत कुछ लिखा था। कुछ एंट्री इंग्लिश में थी और कुछ एंट्रीज कोरियन लैंग्वेज में थी। उनकी कुछ चीजें जो मीडिया रिपोर्ट्स में आई। हर दिन की तरह 3 फरवरी की रात चेतन ने अपने फैमिली के साथ में डिनर किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। डिनर करने के बाद चेतन अपनी वाइफ्स के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। निशिका, पाखी और प्राची भी अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों बहनों को कई दिनों से नींद कहाँ आ रही थी। ये तो अपने कोरियन दुनिया में ही गुम हो चुके थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि रात के करीबन 1:30 पे ये लड़कियां अपने रूम से निकलती हैं। वो एक दूसरे कमरे में जाती है। वो शायद कोई पूजा रूम था। उन्होंने इस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर उन्होंने उस रूम के विंडो को देखा। 9th फ्लोर का वो विंडो, उस विंडो में सेफ्टी के तौर पे एक ग्रिल लगा हुआ था। उन बच्चियों ने उस ग्रिल को हटा दिया। ये ऐसा इसलिए हुआ होगा, हो सकता है ग्रिल काफी लूज था, जिसे आसानी से हटा दिया गया। खिड़की पर चढ़ने के लिए ये स्टूल या क्रेट का यूज करती हैं, क्योंकि खिड़की की हाइट लगभग 4 से 4.5 फीट की थी। बिल्डिंग के सामने वाले टावर में 10th फ्लोर पर एक आदमी रहता था, अरुण सिंह। रात के लगभग 2 बजे वो अपनी बालकनी में थे। शायद सो नहीं पा रहे थे या कोई काम कर रहे थे। तभी उसने सामने 9th फ्लोर की विंडो पर कुछ हलचल देखी। उन्होंने देखा कि एक लड़की विंडो लेज पर बैठी है। उसका फेस कमरे की तरफ था और पीठ बाहर की तरफ, जैसे वो खिड़की से उल्टा कूदने वाली हो। दूसरी 2 लड़कियां उस लड़की को अंदर खींच रही थी, जैसे बचाने की कोशिश कर रही हो। अरुण ने अपनी सिस्टर इन लॉ अपर्णा को बुलाया। अपर्णा, देखो, सामने कुछ गलत हो रहा है, लगता है एक लड़की कूदने वाली है। और दोनों देखते रह जाते हैं। और फिर रात 2:15 पे पहली लड़की, फिर दूसरी और फिर तीसरी, एक के बाद एक 3 आवाजें। अरुण और अपर्णा बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। उनके सामने 3 बच्चियों ने मौत को गले लगा लिया था। अरुण ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को एक नहीं बल्कि 10 से 15 बार लगातार कॉल किया। पुलिस द्वारा कॉल उठाने पर वो कहते हैं, प्लीज जल्दी आइए, 3 लड़कियां बिल्डिंग से गिर गई हैं, भारत सिटी सोसाइटी B1 टावर से। हल्ला सुन सिक्योरिटी गार्ड भी नीचे भागा। बिल्डिंग की लाइट्स ऑन की। देखा तो सामने 3 लड़कियां पड़ी थी। बॉडी में कोई हलचल नहीं थी और चारों तरफ खून ही खून। सिक्योरिटी गार्ड ने भी 108 नंबर डायल किए एम्बुलेंस के लिए और तिगला मोड़ पुलिस स्टेशन को भी कॉल किया। पुलिस 15 से 20 मिनट में सीन पर पहुंच गई, लेकिन एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे लग गए। बच्ची के गिरने की आवाज सुन सारे रेसिडेंट्स जाग जाते हैं और जब लोग अपनी अपनी बालकनी से नीचे की ओर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। हल्ला सुन चेतन और उनकी वाइफ भी जाग जाती हैं। जब वो बाहर झांकते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जरूर नीचे कुछ हुआ है। चेतन अपने घर की तरफ भागते हैं और चेक करते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित तो हैं, लेकिन निशिका, प्राची और पाखी तीनों अपने कमरे में नहीं होते। चेतन उस पूजा रूम के पास जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। लगातार दरवाजे पर किक करने से दरवाजा खुल जाता है और जब वो अंदर देखते हैं तो रूम खाली होता है, सिर्फ विंडो खुली थी। चेतन कुमार को इमीडिएटली सब समझ में आ जाता है और वो नीचे की तरफ भागने लगते हैं। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद जब वो देखते हैं, उनको तीनों बेटियां वहीं जमीन पर मृत पड़ी हुई थी। चेतन कुमार वहीं टूट जाते हैं, रोने लगते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनकी वाइफ भी नीचे आती है और बच्चियों को मृत देख बेहोश हो जाती है। लगभग 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आती है। तीनों लड़कियों को तुरंत एक 50 बेड हॉस्पिटल, जो कि लोनी एरिया में पड़ता है, वहां ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, वो ऑलरेडी डेड हो चुकी थी। 9th फ्लोर से गिरने के बाद कोई सरवाइव नहीं कर सकता। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्राउन डेड डिक्लेयर कर दिया। काउज ऑफ डेथ शॉक और हैमरेज बताया गया। मल्टीपल फ्रैक्चर्स और सीवियर हेड इंजरीज बताई गई। अरुण, जो इस घटना के चश्मदीद गवाह थे, वो एम्बुलेंस की देरी पर बताते हैं, मैंने बार बार कॉल किया, 10-15 बार। पुलिस तो जल्दी आ गई, लेकिन एम्बुलेंस इतनी देर से क्यों आई? इस देश में पिज्जा 10 मिनट में आ जाता है, लेकिन एम्बुलेंस को 1 घंटा लग जाता है।
टीला मोड़ पुलिस स्टेशन की टीम सिक्योरिटी गार्ड के कॉल करने के बाद इमीडिएटली सीन पर पहुंचती है। डीसीपी निमिष पाटिल और एसीपी अतुल कुमार सिंह ने इस केस को हैंडल किया। क्राइम सीन को सील कर दिया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और पुलिस ने बहुत सारी एविडेंस को कलेक्ट किया। उन्होंने 8 से 9 पेज की हैंड रिटन डायरी कलेक्ट की। इंग्लिश और कोरियन स्क्रिप्ट मिक्स्ड, सुसाइड नोट टाइप कंटेंट, सॉरी पापा लिखा हुआ था। बेडरूम की दीवारों पर अजीब स्क्रिबल्स थे, जैसे आई एम वेरी वेरी अलोन, मेक मी अ हार्ट ब्रोकन, जो कि कोरियन वर्ड्स में थे। एक फोन रिकवर हुआ, फैमिली की तस्वीरें फ्लोर पर टूटी हुई पाई गई, गर्ल्स के कोरियन स्टाइल फोटोज, लॉक स्क्रीन पर कोरियन नेम का फोटो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये लड़कियां एक टास्क बेस्ड गेम खेल रही थी। लेकिन दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को कोई स्पेसिफिक गेम या कोई स्पेसिफिक ऐप नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई स्पेसिफिक गेम आइडेंटिफाई नहीं हुई है, लेकिन कोरियन कल्चर और कंटेंट का इन्फ्लुएंस जरूर दिखाई देता है। मतलब ये लड़कियां शायद व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का कोई पार्ट रही होंगी, किसी ऑनलाइन कम्युनिटी का पार्ट भी हो सकती है। एक वर्चुअल इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व थी, लेकिन कोई ऑफिशियल ऐप नहीं था जो प्रूव हो सके। पर ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लू व्हेल चैलेंज जैसी कोई ऐप थी या कोई गेम था। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये केस ब्लू व्हेल चैलेंजेस से काफी मिलता जुलता है। 2017 में मुंबई में एक 14 साल के लड़के ने भी ब्लू व्हेल चैलेंज के कारण सुसाइड किया था। ब्लू व्हेल भी 50 डे 50 टास्क बेस्ड गेम था, जिसका लास्ट टास्क था। कोरियन लव गेम भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करता था। पुलिस ने फैमिली मेंबर्स के डिटेल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। दोनों माओ का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है, डेथ ड्यू टू शॉक एंड हैमरेज, मल्टीपल फ्रैक्चर इन बोन्स, स्कल रिप्स एंड लिम्स, इंजरीज कंसिस्टेंट विद फॉल फ्रॉम हाइट, नो साइन ऑफ फॉल प्ले, कंफर्म सुसाइड। पुलिस ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वो एग्जामिन कर रही हैं, वो फोन को खंगाल रही हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा ऐप था या फिर ऐसा वेबसाइट था जहां से ये लड़कियां जुड़ी हुई थी। दोस्तों, ये केस एक 3 लड़कियों की ट्रेजेडी नहीं है, ये एक आईना है जो ये दिखा रहा है कि इंडिया में गेमिंग एडिक्शन कितना सीरियस होता जा रहा है। स्टैटिक्स बताते हैं कि इंडिया में 50 करोड़ प्लस गेमर्स हैं जो मोबाइल गेम खेलते हैं। टीनेजर्स में ये एडिक्शन रेट बहुत ही हाई है। कोविड के बाद ये स्क्रीन टाइम 300% से भी ज्यादा हो गया है। पेरेंट्स का कंट्रोल और अवेयरनेस की भी काफी कमी देखी गई है। पास्ट में कुछ इसी तरीके के सिमिलर केसेस देखे गए हैं, जैसे 2017 में मुंबई ब्लू व्हेल केस। एक 14 साल के लड़के ने एक ब्लू व्हेल नामक गेम के चैलेंज को कंप्लीट करने में 2018 का केरला पबजी केस। एक टीनेजर ने पबजी के एडिक्शन में अपने पेरेंट्स को ही मार दिया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनसे मोबाइल छीन लिया था। और भी ऐसे कई अनगिनत केसेस हुए होंगे। बच्चे लेट नाइट गेमिंग के कारण अपने स्कूल में फेल हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वायलेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं। कोरियन कल्चर ग्लोबली बहुत ही पॉपुलर है, इंडिया में भी इनके लाखों फैंस हैं, लेकिन ये सब एक हेल्दी तरीके से होना चाहिए। जब एक टीनेजर अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, वर्चुअल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को रियल मानने लग जाता है, पेरेंट्स और फैमिली को इग्नोर करना शुरू कर देता है, स्कूल, करियर और फ्यूचर सबको भूल जाता है, तब ये गेम पूरी तरह से ऑब्सेशन बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है। यहाँ पे पेरेंट्स का भी लैक ऑफ अवेयरनेस देखा जाता है। इस केस में चेतन कुमार जैसे पेरेंट्स जो ये नहीं समझ पाते कि आखिर उनके बच्चे ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, ये सब चलता है, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है वो एक्चुअली नहीं जानते। साइबर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चों की स्पाई करना शुरू कर दी जाए। एक ओपन कम्युनिकेशन शुरू होनी चाहिए, ट्रस्ट और अवेयरनेस की बातें होनी चाहिए। इस केस के बाद दोस्तों यूपी पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी की। Parents should be aware of their children's online activities. If anyone needs help regarding online addiction or cyber issues, they can approach their nearest police station. दोस्तों, गाजियाबाद का ये ट्रिपल सुसाइड केस एक बहुत ही दर्द भरा और एक कॉम्प्लेक्स केस है। 3 मासूम बच्चियां जो अपनी रियल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। उन्होंने एक वर्चुअल दुनिया बना ली जिसमें वो मारिया, एलिजा और सिंडी थे, और जब उनसे ये दुनिया छीन ली गई उन्होंने लाइफ ही छोड़ दिया। इस घटना के दोस्तों कई कारण रहे, जैसे गेमिंग एडिक्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस, एक कंप्लीट आइसोलेशन। कोविड के बाद ये फैमिली पूरी तरह से आइसोलेटेड हो चुकी थी। बच्चों का स्कूल जाना 2020 से ही बंद कर दिया गया था। नो सोशल लाइफ, सिर्फ फोन और वर्चुअल दुनिया। लैक ऑफ अवेयरनेस, पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि इस गेम का लास्ट टास्क था। वो समझ ही नहीं पाई कि ये लड़कियां कितनी डीप चली गई थी। दोस्तों, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि चेतन को ये नहीं पता था कि अगर फोन उन बच्चों से छीन लिया जाएगा तो बच्चियां इतना बड़ा स्टेप ले लेंगी। वो सोचते थे कि
कि फोन छीन लेने से वो बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे, पढ़ाई करेंगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अगर चेतन को पता होता दोस्तों कि गेम का नेचर क्या है, तो आज इनकी तीनों बेटियां जिंदा होती। निशिका, प्राची और पाके अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी जिंदगी महज 12, 14 और 16 साल में ही खत्म हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है गेमिंग एडिक्शन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या पेरेंट्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? और क्या ऐसे गेम्स जो सुसाइड जैसे टास्क देते हैं, क्या इसे परमानेंटली बैन कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।